इंटरमीडिएट्स के बारे में डिस्कशन कर रहा था मैं, और उसके बाद मैंने आप लोगों को ये सब बताया था, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, क्या बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। यस, याद आ रही बात? यस सर। ओके, तो उसको मैं रिवाइज करूँगा फिर आगे बढ़ूँगा। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हो तो हमारा जो बोलते हैं ना, मेन फोकस तो होता है कार्बन एटम। लेकिन जब कार्बन एटम है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी तो हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी हैं, और हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कशन करना होगा। तो वहाँ पे क्राउडिंग आ रही है क्या, इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है, गेन हो रहा है, वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जा रहा है या लोन पेयर के थ्रू जा रहा है, तो वो सब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो उसी के अंदर हमको जो है ये सब इफेक्ट आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। नाउ जस्ट 1 सेकेंड। पहला जो हमको सीखना है वो सीखना है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन बोलूँ तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो जब आप ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा देते हो तो उसे जो है हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट एंड देन एक होता है माइनस आई इफेक्ट। नाउ इंडक्टिव इफेक्ट is distance dependent, distance dependent is distance dependent। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे इसका जो इफेक्ट है वो कम होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक एग्जांपल मैं देता हूँ। सपोज आपने 4 कार्बन लिया है, CH3 CH2, 5 कार्बन लेता हूँ मैं, इसका नाम है पेंटाइल क्लोराइड। तो अब इस पेंटाइल क्लोराइड के अंदर क्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो उसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचना। तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि उसका काम ही इलेक्ट्रॉन खींचना। तो जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो ये जो कार्बन है और ये क्लोरीन है उसके बीच का जो इलेक्ट्रॉन है वो डेंसिटी को क्लोरीन ने अपनी तरफ खींच लिया, तो उसे इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाएगा। अच्छा, तो जब CH2 का इलेक्ट्रॉन कम होगा तो उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो वो CH2 अपने बगल वाले से इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो उसके आएगा डबल पॉजिटिव, फिर ट्रिपल पॉजिटिव। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ते जा रही है वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन का बोलते हैं ना इंडक्टिव इफेक्ट का जो इम्पैक्ट है वो कम होते चला जाता है। तो आफ्टर C4 कार्बन नंबर 4 के पास बाद जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो लगभग डिसअपियर हो जाता है। अच्छा, अब ये जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लस आई इफेक्ट एंड दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। तो जो लोग इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं, दोज एटम विच एक्ट एज अ those atom which act as a electron donor, they are called as a EDG group।
तो जो आपका प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है ये होता है EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। उसी प्रकार जो लोग इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करते हैं, मतलब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा, सो दैट इज लाइक अ EWG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो अभी मुझे क्या करना है, इसके एग्जाम्पल्स को समझना है। इलेक्ट्रॉन कौन ग्रुप देता है, इलेक्ट्रॉन कौन सा ग्रुप खींचता है। तो देखिए, जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ऑल अल्काइल ग्रुप्स, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, सो ऑल अल्काइल ग्रुप एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है। उसी प्रकार बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन खींचने का भी काम करते हैं। तो ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव पुल्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके अंदर जो आता है आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है। इसके साथ साथ में और भी ग्रुप्स आते हैं, तो धीरे धीरे मैं बताऊंगा। तो इतना हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। अब इसका जो एप्लीकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। एप्लीकेशन का मतलब, उसका मायने क्या होता है वो मैं बताता हूँ। अब जितना मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखा है फटाक से उसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अगर नोट डाउन किया रहेगा तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ूँ मैं? यस। आवाज़ नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, चलो थैंक यू। नाउ इसका मैं आपको एप्लीकेशन देता हूँ। देखो, आप लोगों ने नाम सुना है एसिटिक एसिड का? नाम सुना? यस सर। चलो, अब एसिटिक एसिड जो है उसके अंदर मैं माइनस इफेक्ट लगाता हूँ और आपको बताता हूँ क्या वो कमाल कर सकता है। एसिटिक एसिड जो होता है वो होता है CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका आई मीन ऐसे दिखता है ये। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक क्लोरीन इंट्रोड्यूस कर दूँगा। ये जो CH3 है ना, एक H हटाऊँगा, उसकी जगह पे क्लोरीन लेकर आ जाऊँगा। तो Cl बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, दिस इज अ क्लोरो एसिटिक एसिड, दिस इज द मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, और ऊपर वाला आपका प्योरली एसिटिक एसिड है। तो वो लोग क्वेश्चन क्या पूछेंगे बताएं? वो लोग ये पूछेंगे कि आप मुझे बताइए एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक और मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक। तो देखिए क्या होता है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लोगों का नंबर बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब मेरे को बताइए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है किसमें है, ऊपर वाले में है कि नीचे वाले में? एक नंबर में है कि दो नंबर में, किस में है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? देखिए ये जो क्लोरीन है, सेकंड। हाँ वेरी गुड। नाउ द क्लोरीन एक्ट एज अ माइनस आई ग्रुप। क्लोरीन क्या करता है, सामने वाले का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच लेता है। ऊपर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऊपर तो मिथाइल है, तो मिथाइल तो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है। सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होता है किसी भी सिस्टम में आ जाए तो वो एसिडिटी को बढ़ा देता है। एसिडिटी को क्या करेगा, इंक्रीज। अपना पेट का एसिडिटी का बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मॉलिक्यूल इज बिकमिंग मोर एंड मोर एसिडिक इफ देयर इज अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट इन अ सिस्टम। यस, इज इट दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। ये एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, इसका अपन बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे समय आने पे। तो फिलहाल मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट कितने प्रकार का होता है और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है।
तो इंडक्टिव इफेक्ट मतलब होता है कि जब दो एटम के बीच का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, दूसरा नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम की तरफ खींचा चला जाएगा, उसे ही कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। द इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड, और आई कैन से दैट sigma bonded electron gets shifted towards more electronegative atom, that is called as the inductive effect। ये दो प्रकार का होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है और एक माइनस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट मतलब कि एटम्स और द ग्रुप ऑफ एटम विच एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं वो लोग प्लस आई कहलाते हैं, और जो लोग इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करते हैं उन्हें माइनस आई कहा जाता है। तो माइनस आई ग्रुप आने की वजह से क्या होता है, माइनस आई ग्रुप आने की वजह से कंपाउंड बिकम्स मोर एंड मोर एसिडिक। सो इफ आई गिव यू वन मोर एग्जांपल हियर, अब मैं यहाँ पर एक क्लोरीन रखा है, मैं दो क्लोरीन लगा दूँ, मैं तीन क्लोरीन लगा देता हूँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये थर्ड एग्जांपल देखिए, ClCH, so this is the dichloroacetic acid and the fourth one is a trichloroacetic acid। तो ये लोग MHT-CET में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि ये चारों में सबसे तगड़ा एसिड कौन सा है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो जो, हेलो सर। हाँ बोलिए सर वो फिर से बताए ना, ओमकार, हाँ ठीक है बता फिर से दो। बताए ना। अभी मैं ये पहले कंप्लीट कर लो, फिर ऊपर चाहता हूँ फिर से। तुम लेट ज्वाइन किए क्या अभी? नहीं नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था, अच्छा फिर से बोलो। ठीक है। अभी यहाँ देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, मैं जो स्क्रीन के ऊपर लिखा हूँ, आई विल स्क्रॉल अप, देखो। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं। अब लास्ट लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आप लोगों को बताया था, रेजोनेंस होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन लिखवाया था, तो वो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है। तो फिलहाल मैं डिस्कस कर रहा हूँ इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो, मान लीजिए क्या हो रहा है कि आपके पास दो एटम है, यू हैव अ CH3 एंड यू हैव अ फ्लोरीन। तो अभी क्या होगा मालूम है, फ्लोरीन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। अब जो लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उनका काम क्या होता है, सामने वाले का इलेक्ट्रॉन देखने का और उधर से खींच लेने का, ये उनका काम है। तो अभी ये जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है कार्बन और फ्लोरीन के बीच में, वो अभी फिलहाल इक्वल रहता है, लेकिन जैसे फ्लोरीन उधर कनेक्ट करेगा ना, तो फ्लोरीन इक्वल रहने नहीं देता है, वो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अपने से खींच लेता है, तो उसको चार्ज आता है डेल्टा नेगेटिव और सामने वाले को होता है डेल्टा पॉजिटिव। तो ये जो हुआ है इसे इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। There was a equal electron, but when the fluorine came into the picture, the fluorine did the shifting of electron का जो क्राउडिंग है या क्लाउड है वो एक तरफ कर दिया उसने। तो एक तरफ करने की वजह से उसके ऊपर खुद चार्ज आ गया नेगेटिव, और जो सामने वाला जो CH3 है उसको इलेक्ट्रॉन का जो अमाउंट है वो कम हो गया, तो उसको चार्ज आ गया पॉजिटिव। तो इसको ही हम लोग बोलता है इंडक्टिव इफेक्ट। सो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चा बोलेगा सर कौन सा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की पाई इलेक्ट्रॉन? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो जो एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, सिंगल बॉन्ड, उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड का बीच का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम के साइड में शिफ्ट हो जाएगा ज़्यादा मात्रा में, उसको ही बोलता है इंडक्टिव इफेक्ट। समझा ओमकार आपको व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? यस सर, समझा। नाउ अभी इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, एक होता है प्लस आई और एक होता है माइनस आई। मतलब इलेक्ट्रॉन, जैसे इधर देखो इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, अगर मैं ये एग्जांपल का बात करूँ, ऊपर जो मैंने लिखा है इसमें से इलेक्ट्रॉन कौन सा ग्रुप दे रहा है और कौन सा ग्रुप खींच रहा है? CH3 दे रहा है, F खींच रहा है। हाँ वेरी गुड। तो जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना उसको मैं बोलेगा माइनस आई ग्रुप। तो फ्लोरीन एक्ट एज अ माइनस आई ग्रुप एंड मिथाइल एक्ट एज अ प्लस आई ग्रुप। यस, ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. यस सर। तो मैंने अब बोला इसका हम लोग एप्लीकेशन समझने का कोशिश करते हैं। एप्लीकेशन मतलब कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू ज़रा देखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जब आपके पास एसिटिक एसिड है, अब एसिटिक एसिड में कैसा है, आपने कोई ग्रुप लगाया है वो CH3 पड़ा है,
तो मैंने क्या किया, सी व्हेन यू हैव कनेक्टेड द CH3 तो पहले से था, तो मैंने उसको हटा के क्या कर दिया, अभी मैंने वहाँ पे कर दिया ये क्या बोलते हैं, एक क्लोरीन लगा दिया। जब एक क्लोरीन लगाया मैंने तो उसका एसिडिटी पहले वाले के तुलना में ज़्यादा हो गया। व्हेन यू कंपेयर द सेकंड एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन, तो बच्चा बोलेगा सर पहले वाले में तो माइनस ए ग्रुप है नहीं, अब दूसरे वाले में एक माइनस ए ग्रुप दिख रहा है मेरे को क्लोरीन, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो गया। अच्छा, वो उसका नज़र पड़ेगा तीसरे पे एग्जाम्पल पे, अरे बोले इधर तो 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये ज़्यादा एसिडिक है। फिर नज़र पड़ेगा चौथे वाले पे, ओ इधर तो 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो सबसे ज़्यादा माइनस आई ग्रुप इधर है फोर्थ वाले में, तो फोर्थ वाला विल बी द हाईली एसिडिक। 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, ये ऑर्डर है, एसिडिटी ऑर्डर। इज इट पॉइंट इज गेटिंग क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, तो ये छोटा सा जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, इसका हम लोग डिटेल एनालिसिस अभी तो नहीं कर रहे हैं, ये जस्ट आपको दिमाग में ये वर्ड डालना जरूरी है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, माइक बंद। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? किसी को कोई डाउट है? क्रिश, ओके ठीक है। सो नाउ इंडक्टिव इफेक्ट में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी, आई विल रिपीट दिस अगेन और आई विल गो ऑन द नेक्स्ट वन। अगर डाउट नहीं है तो बोलिए। शुड आई गो ऑन द नेक्स्ट वन? यस सर। Yes, sir. चलो Yes, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे कोई बताएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, याद आ रहा है किसी को? कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? बोलिए बोलिए बोलिए। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? Tertiary, secondary, primary, and methyl group. वेरी गुड, फैंटास्टिक। अब उसका मैंने कुछ रीजन बताया था, स्टेबिलिटी ऑर्डर का रीजन, कुछ रीजन याद आ रहा है? व्हाट रीजन आई हैड गिवन? ज्यादा मिथाइल ग्रुप्स बॉन्डेड हो गए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा कार्बन को, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। वेरी गुड कीर्तना। नाउ वो जब ज़्यादा अल्काइल ग्रुप कनेक्ट होता है तो वो क्या ऐसा जादू करता है कि टर्शियरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल हो जाता है? मतलब वो कुछ करता रहेगा ना कुछ तो। अब जब एक कार्बन को 3 कार्बन लगा दिया, उसको बीच वाले को पॉजिटिव चार्ज कर दिया, तो मैंने कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया था, याद आ रहा है? यस, नोटबुक देखिए आप लोग अपना, कुछ लिखा रहेगा स्टेटमेंट ना, वहाँ पे मैंने लिखवाया रहेगा। Because it is getting electron from 3 sources. यस, वेरी गुड। तो जब 3 जगह से उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो वो स्टेबल हो रहा है। अच्छा, वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो कौन से इफेक्ट के थ्रू डोनेट कर रहा है? रचना, whenever the electron is getting donated, तो कोई मीडियम रहेगा ना, किसी के थ्रू तो डोनेट हो रहा है। तो देखिए देखिए नोटबुक में लिखवाया रहेगा मैंने। किसी को नहीं मिल रहा है? चलो मैं बताता हूँ, बताऊँ मैं? Yes, sir. इंडक्टिव इफेक्ट, मैंने बताया ना इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि मिथाइल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। अब जब सामने कार्बन विद द पॉजिटिव चार्ज है, एग्जाम्पल मैं स्क्रीन के ऊपर लिखता हूँ, CH3 CH3, इसके नोटबुक में लिख लेने का, वो पॉइंट है ना। मतलब वाई टर्शियरी कार्बोकैटायन इज हाईली स्टेबल, तो लॉजिकल मैंने बता दिया था कि टर्शियरी कार्बोकैटायन ये जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब उसको सख्त इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप भी तो होना चाहिए। हाँ, तो मालूम पड़ रहा है कि बगल में मिथाइल है, तो मिथाइल का नेचर है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का उसका जो नेचर है वो किस माध्यम से करेगा? तो ये डोनेट करेगा विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट। और ये भी कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट है? प्लस है कि माइनस आई है? बोलो।
प्लस आई। वेरी गुड। प्लस आई। हाँ, अगर यहाँ पे मैं उल्टा कर देता, उल्टा मतलब कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके बगल में कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। ये जो बीच वाला कार्बन है इसको तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और तुमने उसके बगल में ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाईली अनस्टेबल। ठीक है, तो इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी फ़िलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। नाउ सी, इसे नोटबुक में लिख लेने का, जो जो पॉइंट्स आपको दिमाग में मतलब लगता है हाँ ये कुछ तो लग रहा है, लिख लेता हूँ, मैं भूल जाएगा। सर एक बार ऊपर करोगे क्या फिर? ओके घनश्याम, कहाँ पे और ऊपर करूँ? हाँ सर, थोड़ा सा। ठीक हाँ है, सर, हो गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है, दैट इज़ हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए ये बहुत ही कॉमन इफेक्ट है जो काफ़ी एग्जाम्पल्स में लगता है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसको मैं 2 बार 3 बार बताऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हाइपर कॉन्जुगेशन, अब हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस, और इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, बेकर नाथन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? बेकर नाथन इफेक्ट। तो ये एक ही कंसेप्ट को 3 नाम से समझा जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मुझको याद आ गई, मैं हाइपर कॉन्जुगेशन को डिस्कस करने से पहले रेजोनेंस को डिस्कस करना चाहता हूँ, तो इसको फिर इसके ऊपर आऊँगा मैं। तो फिलहाल हम लोग चले जाते हैं रेजोनेंस के ऊपर, वो करने के बाद मैं इसके ऊपर आऊँगा रेजोनेंस के बाद। ठीक है, देखिए resonance. Now, what is resonance and why this concept came into the picture? इसको क्या ज़रूरत थी रेजोनेंस को आने की, तो ये ज़रा समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए, जब आप बात करते हो बेंजीन का डिस्कवरी किसने किया था? माइकल फैराडे। वेरी गुड कीर्तना, वेरी गुड। See, when you see the structure of benzene, you'll find it looks like this. Now in the chapter यस। of alkane, अब मेरे को याद पता नहीं आप लोगों ने 10th में इतना डिटेल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन जब देखो दो लोगों के बीच में, जैसे एटम को साइड में कर दो, दो इंडिविजुअल की बात करते हैं, जैसे मेरा तो मैं एक्स पर्सन है, मेरा फ्रेंड एक राम है, दूसरा श्याम है, तो मेरा राम के साथ में बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, श्याम के साथ में भी, दोनों मेरे फ्रेंड है, बट मेरा राम के साथ में बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। तो बॉन्डिंग अच्छा होने का मतलब हम लोग करीब रहेगा, विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। श्याम भी मेरा फ्रेंड है, बट मैं उससे उतना कनेक्टेड नहीं रहता है, तो जब अच्छा कनेक्शन नहीं रहेगा तो बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं रहता है। when you are very much connected, very much closely placed with each other, then you are having a very short bond length. Bond जो दो एटम के बीच में अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही कंसेप्ट है। देखो, जब आप कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड डिस्कस करते हो, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच का ट्रिपल बॉन्ड है। तो जैसे जैसे आपका बोलते ना क्लोजनेस बढ़ता है तो बॉन्डिंग अच्छा होता जाता है। आप किसी के बहुत क्लोज हो, आपका दोस्त है स्कूल से, बचपन के प्राइमरी से साथ में हो, तो यू मस्ट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए जो ट्रिपल बॉन्ड है इसके अंदर का जो बॉन्ड लेंथ है ना एकदम शॉर्ट है। अगर ये तीनों का मैं कंपेयर करूँ, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बिटवीन द कार्बन ये होता है 154 पिकोमीटर। जैसे किलोमीटर होता है वैसे पिकोमीटर भी एक यूनिट होता है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻10, ठीक है, मीटर। डबल बॉन्ड का होता है 134 पिकोमीटर, 134 पिकोमीटर का बॉन्ड लेंथ। उसी प्रकार सिंगल का होता है 120, सॉरी ट्रिपल का होता है 121,
या 120 भी आपको मिल जाएगा पिकोमीटर। तो जैसे जैसे एटम्स क्लोज होते जा रहे हैं उनके बीच में क्या होता जा रहा है, बॉन्डिंग अच्छा होता जा रहा है, बॉन्डिंग का नंबर बढ़ता जा रहा है। मतलब जो सिंगल बॉन्ड थे, मतलब मेरा दोस्त था श्याम, श्याम के साथ में मेरी दोस्ती होने का मतलब मेरा बॉन्डिंग है, बट उतना क्लोज नहीं हम लोग, तो हमारे बीच की दूरी जो है 154 पिकोमीटर ऐसा मान लेते हैं। अब कोई दूसरा दोस्त है, राम है, अब राम से भी एकदम क्लोज कोई दूसरा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप क्लोज होते जाओगे उतना अच्छा बॉन्डिंग होगा। तो अब ये मैंने क्यों बताया, अब वो बेंजीन के ऊपर मैं दोबारा जाता हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेंजीन के अंदर आपको यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है। यस, एग्री, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, Yes. sir. तो लोगों ने ऐसा देखा, लोगों ने मतलब साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि भाई बेंजीन के अंदर सिंगल बॉन्ड है, तो हमको जो है सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ मिलना चाहिए 154 पिकोमीटर, हमको ऐसा मिलना चाहिए। और हमारे पास डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हमको मालूम है 134 पिकोमीटर होती है, तो हमको ये भी मिलना चाहिए। तो दोनों में से कुछ नहीं मिलता है, पोपट हो जाता है। तो जो नया बॉन्ड लेंथ मिलता है, द न्यू बॉन्ड लेंथ विच वी गेट इन द केस ऑफ बेंजीन, दैट कम्स 139 पिकोमीटर। 139 पिकोमीटर आता है। मतलब क्या हो गया, ना तो सिंगल बॉन्ड आ रहा है ना तो डबल बॉन्ड आ रहा है। तो रेजोनेंस जिसने डिराइव किया वो सोचने लगा यार इसमें हो क्या रहा है, तो उसने यही बोला कि ये जो आपका डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है ये लोग अपनी जगह पे नहीं है, ये लोग नाच रहे हैं, ये लोग घूम रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं। तो ये भाई इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और ये इधर जा रहा है। तो उसने इस प्रोसेस को बोला रेजोनेंस। क्या बोला, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो पूरा का पूरा एटम के ऊपर घूम रही है। अगर वो नहीं घूमता, एक जगह पे रुका रहता, तो उसका बॉन्ड लेंथ जो है वो मिलना चाहिए था ना, उसको 154 मिलना चाहिए था, उसको 134 भी मिलना चाहिए था, लेकिन उसको 134 भी नहीं मिला, 154 भी नहीं मिला, उसको मिला 139। तो ये 139 किस वजह से आ रहा है वो समझाने के लिए रेजोनेंस पिक्चर में आया था। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, रेजोनेंस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी वो मैंने समझाने का कोशिश किया है। अब रेजोनेंस में होता क्या है, ये तो जो कुछ भी मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखा है जरा इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। हेलो सर, हाँ बोलिए। ये ड्राइंग भी कर निकालनी है क्या? हाँ बना लेंगे तो अच्छा है। ड्राइंग, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इफ़ यू ड्रॉ हाँ दैट्स हाँ, गुड, यू विल बी गेटिंग द बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ ये स्टेटमेंट आपके समझने के लिए। द एक्चुअल बॉन्ड लेंथ ऑफ बेंजीन कम्स नियरली 139 picometer due to resonance। ठीक है, हो जाएगा तो मुझे बोलिएगा आप लोग। Okay. ठीक है, ओके। अभी देखिए, रेजोनेंस से मिलता जुलता एक टर्म और आता है, मेसोमेरिक। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों मतलब भाई भाई लोग हैं, लेकिन कुछ फ़र्क तो रहेगा ही। रेजोनेंस और मेसोमेरिक में क्या फ़र्क है वो बताता हूँ, फिर मैं टाइप ऑफ रेजोनेंस के ऊपर आऊँगा।
देखिए जब आप बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना, तब मेरे को, या आपको किसी को नहीं पता है, द इलेक्ट्रॉन विल मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्लॉकवाइज में जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा, कौन अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है, किसी को पता एंटी नहीं है। क्लॉक। मतलब वो घड़ी के जैसा घूमेगा या उल्टा डायरेक्शन में घूमेगा। सो इट इज़ लाइक दिस वे और इट इज़ लाइक अपोजिट वे, दिस वे। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्लॉकवाइज है, नीचे की तरफ जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे डायरेक्शन डिसाइडेड नहीं है, समझ में आ रहा है? व्हेन द मूवमेंट ऑफ pi electron or lone pair is not decided, not fixed also you can say। जब उसका इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएगा वो कुछ फिक्स ही नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस। सच इफेक्ट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। ये बच्चा 12th पास करके निकल जाएगा, उसको ये पता ही नहीं रेजोनेंस में क्या फ़र्क होता है और मेसोमेरिक में क्या फ़र्क होता है। दोनों में एक ही चीज़ होती है, रेजोनेंस में भी इलेक्ट्रॉन ही घूमता है, मेसोमेरिक में भी इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन रेजोनेंस में कोई डायरेक्शन नहीं है, मेसोमेरिक में डायरेक्शन है। मतलब मेरे को कल्याण से CST जाने का तो मेरे को एक डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ना। अब कल्याण से जिसको कसारा साइड में जाना है तो उसको नॉर्थ में जाना पड़ेगा, करजत में जाना तो साउथ में जाना पड़ेगा। देयर इज अ डायरेक्शन। सो व्हेन यू आर मूविंग विद द डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड एज अ मेसोमेरिक इफेक्ट। जब आप ऐसे ही घूम रहे हो राइट नॉर्थ साउथ ईस्ट किधर पे भी जा रहे हो तो वो रेजोनेंस है। सो व्हेन द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और द लोन पेयर इज नॉट फिक्स्ड, सच इफेक्ट इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है। और जब उसको एक डायरेक्शन मिलता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, व्हेन, अब ये जो इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? पाई बॉन्ड और लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड नहीं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन। व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज विथ डायरेक्शन, that is called as mesomeric effect। ठीक है, ये दोनों लाइन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगी बातें आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे। हो जाएगा तो बोलिए। हो गया? डन सर। चलो ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल दूंगा। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H। देखो एक टर्म होता है कॉन्जुगेशन। क्या होता है? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे सिलसिला चलता है ना, वैसे को कॉन्जुगेशन बोलते हैं। उसी प्रकार डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा आएगा तो उसको कॉन्जुगेशन कहा जाता है। तो रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेशन का होना ज़रूरी है। बीच में अगर सिलसिला टूटा कॉन्जुगेशन का तो रेजोनेंस नहीं चलेगा। तो देखिए ये देखिए डबल बॉन्ड है, टू मतलब डबल,
सिंगल, डबल, सिंगल, और ये डबल है। तो अभी होगा क्या यहाँ पे, देखो ये जो आपका C डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो ये इसका काम का ये जोर लगा के खींचेगा इलेक्ट्रॉन। तो जब वो जोर लगा के खींचेगा ना, तो अभी देखो ये जो 2 नंबर का मैंने लिखा है यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड ये इधर चला जाएगा, और ये वाला पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है ऊपर चला जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, CH3 CH पॉजिटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड C नेगेटिव बॉन्ड। तो ये जो मिला है ये स्ट्रक्चर किसकी वजह से मिला है, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। अब देखो इसमें कैसा है कि डायरेक्शन फिक्स है ना, आप ध्यान से देख सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, ये कहीं पे नहीं घूम रहा, ये राइट से लेफ्ट नहीं जा रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप लगा ना, ये ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, ये भाई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ही खींच रहा है ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये Yes, sir. एक एग्जाम्पल है रेजोनेंस का। और ये जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं -R ग्रुप। क्या बोलते हैं, -R ग्रुप। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज -R। अभी मैं केसेस ऑफ रेजोनेंस लिखूंगा, इसको भी जरा नोट डाउन करिए आप लोग। हो जाएगा तो बोलिए। Done. ना, अब मैं जरा केसेस ऑफ रेजोनेंस लिख दूँ, तो जहाँ पे रेजोनेंस आपको मिलेगा, केसेस फॉर रेजोनेंस, मैं 4-5 एग्जांपल लिखूंगा, और जिसमें नहीं होगा वो भी लिखूंगा मैं, हम लोग उसको कैंसिल करेंगे। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी लिखा है, डबल बॉन्ड भी लिखा है, लोन पेयर के साथ में भी लिखा है। तो ज़रा समझते हैं। अब जो पहला वाला जो केस है ना, देखो अब ये जो कार्बन है उसको पॉजिटिव चार्ज लगा दिया मैंने, अब जिसको भी पॉजिटिव चार्ज लग जाए तो उसकी इच्छा क्या होती है बोलो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। नहीं भाई उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन लेने का। हाँ वेरी गुड, उसको वो गरीब हो गया तो उसको बोलेगा भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, तो बगल में ग्रुप आ गया एक C डबल बॉन्ड O,
तो अभी वो जो सी डबल बॉन्ड वो है, सॉरी डबल बॉन्ड है, तो ये अपना लोन पेयर ना इसको इधर शिफ्ट करेगा, तो मेरे को नया स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये कुछ ऐसा मिलेगा। अब जब इसको नंबरिंग कर देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, तो जो 2 नंबर और 1 नंबर के बीच का जो पाई बॉन्ड था ना, वो अभी किधर चला गया है? 2 और 3 के बीच में आ चुका है। पहले डबल बॉन्ड किसके बीच में था? 1 और 2 के बीच में था ना, तो वो डबल बॉन्ड वहाँ से टूटता है पाई बॉन्ड, और वो 2 और 3 के बीच में शिफ्ट हो जाता है। तो अब जो है 1 नंबर के पास एक बॉन्ड की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से उसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये समझा कैसे आ रहा है? हाँ या ना? Yes, sir. सब लोग बोलिए यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, अब सेकंड वाले में आ जाओ। अब सेकंड वाले में कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं, तो ये लोग कैसे भी जाते हैं, राइट से भी लेफ्ट जा सकते हैं, लेफ्ट से राइट भी जा सकते हैं, उनको कैसा भी चलेगा। तो मैं एक करके बता देता हूँ। ये इधर गया और ये इधर गया, तो मेरे को ये वाला स्ट्रक्चर मिल गया। अब नंबरिंग कर दूंगा तो 1 2 3 4, तो अभी 2 और 3 के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। 1 नंबर को हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और 4 नंबर को हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो सिलसिला चल रहा है इसी को कहा जाता है रेजोनेंस। दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। यस, इज इट पॉइंट गेटिंग क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, अब sir. जरा बगल में आ जाओ, तीसरे वाले एग्जाम्पल पे आ जाओ। अब जो तीसरे वाला एग्जाम्पल है इसमें कैसा है, जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज मतलब वो लोग रीच होते हैं, वो लोग बोलते हैं भाई तुम ले लो मेरे से पैसे और तुम बगल में खींच लो इलेक्ट्रॉन। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा, ये पुश करेगा, और वही टाइम पे ये वाला पाई बॉन्ड इधर जाएगा। अब पुल वही करेगा जिसको ज़रूरत रहती है। अब जो रिच है वो धक्का मार के दे देगा भाई, तो यहाँ पे हमको नया स्ट्रक्चर मिलेगा। Is that point getting clear to everyone? Yes, or sir. no? Okay. Yes, sir. Now, when we see the example number 4, अभी इसमें जो C डबल बॉन्ड O है ना, ये लोग क्या होते हैं ना, ये लोग भाई इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होते हैं। तो क्या होगा, इसका पाई बॉन्ड इधर जाएगा और ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। सो वी आर गेटिंग दिस स्ट्रक्चर, वो नेगेटिव और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो ये जो कुछ भी चल रहा है ना, इसे हम कहते हैं रेजोनेंस। वी कॉल दिस ऑल टुगेदर एज अ रेजोनेंस। अब ये जो पांचवा एग्जाम्पल है, ये रिपीटेड एग्जाम्पल है पहले वाले का। पहला वाला और पांचवा वाला में कुछ फर्क नहीं है, खाली एटम्स का फर्क है। पहले वाले में मैंने 5 एटम लिया, इसमें मैंने 4 एटम लिया, 1 2 3 4। ठीक है, अभी क्या होगा कि 1 नंबर वाला जो है ना, वो देखिएगा यार 3 नंबर को तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो अपना इलेक्ट्रॉन को ऐसे ढकेल देगा, पाई बॉन्ड को ऐसे ढकेल देगा। So we are getting this structure. अब ये छठवें पे आ जाओ। अब इसको पॉजिटिव चार्ज, इसका लोन पर इधर आ जाएगा। अब ये इधर जाएगा, ये भी रिपीटेड ही है, चौथा और सातवां सेम है। अब इसमें कैसा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इसके ऊपर जाएगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, विल गेटिंग दिस स्ट्रक्चर। इसको ऐसे फिर से बना दो, नंबरिंग कर देने का 1 2 3 4। 6 कार्बन है तो 6 लाइन बना दो, 4 5 6। अब 6 नंबर के पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसको नेगेटिव चार्ज कर दो, 1 नंबर से जा रहा है तो उसको पॉजिटिव कर दो। अब 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड कर दो, 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड कर दो। तो ये जो कुछ भी मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। Resonance. अच्छा, अब इसमें से डायरेक्शन किधर, किस किस एग्जाम्पल में डायरेक्शन है? अच्छा, ये वो छोड़ो, किस एग्जाम्पल में डायरेक्शन नहीं है, वो कहीं पे भी जा सकता था, राइट में भी जा सकता था और लेफ्ट में भी जा सकता था। मुझे ज़रा एग्जाम्पल दे के ज़रा बताइए। मैंने ये लिखा है 1 2 8 लिखा है, इसमें से कौन सा जो है बिना डायरेक्शन वाला है? Second. वेरी गुड, Second. फैंटास्टिक। किसने बोला सेकंड? Yeah. वेरी गुड वेरी गुड।
और किस में है? 8th। ओ घनश्याम, वेरी गुड, फैंटास्टिक, यस। किसी को डाउट है ये लोगों ने सेकंड और 8 किस आधार पे बोला है? उसका कुछ क्राइटेरिया होगा ना, तभी तो बोला है लोगों ने। किसी को कोई सर डाउट है। 1% का भी डाउट रहेगा तो बोलिए। डाउट है सर। चलो, केसेस फॉर रेजोनेंस को नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मत लेना, इसको लिख के लेना। कर लिया सर। लिख लिए, वेरी गुड। एक नोटबुक अपना मेंटेन करके, ये सब टेक्स्ट बुक में नहीं मिलने वाला है, दिस ऑल आर द फंडामेंटल, सो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो अपन आगे जब रिएक्शंस एंड ऑल डिस्कस करते हैं तो वो अच्छे से आपको एब्जॉर्ब होगा। क्रिश, मेरे को बता बेटा, रेजोनेंस और मेसोमेरिक में क्या फ़र्क है? क्रिश, कैन यू हियर मी? आवाज़ जा रही है मेरी? हाँ, ठीक है। घनश्याम तुम बताओ। सर रेजोनेंस मतलब कौन से भी अपना डायरेक्शन नहीं रहता, और मेसोमेरिक को डायरेक्शन में अपना जाना पड़ता है, जैसे कि अगर वो राइट साइड जा रहा है या लेफ्ट साइड जा रहा है कौन से, तो ऐसे। वेरी गुड। अच्छा, रेजोनेंस में कौन सा इलेक्ट्रॉन घूमता है? सिग्मा सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन घूमता है कि पाई बॉन्ड का घूमता है कि लोन पेयर घूमता है? पाए ओके, पाई बॉन्ड का। बस ओनली पाई बॉन्ड ही घूमता है? यस सर। नो, पाई बॉन्ड एंड द लोन पेयर दोनों घूमता है। पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन दोनों घूमता है। तो हम लोगों ने रेजोनेंस के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर एक बार लोन पेयर का साइन दिखा सकते हैं आप, कैसे चलता है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। चलो जस्ट लेट मी मेक इट, ये इसको जरा जूम करने दो। लोन पेयर का साइन इन्होंने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो लोन पेयर आता कहाँ से, ये जरा समझने की चीज़ है। देखो, जब क्या होता है ना कि वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। हाँ, तो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास बच जाते हैं। जब क्या होता है ना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होती है ना, तो एक बॉन्ड राइट में बनता है, दूसरा बॉन्ड लेफ्ट में बनता है, और बाकी के ऐसे 4 डॉट उसको दिख जाते हैं एज इट इज। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये दो जो है ये बॉन्ड राइट और लेफ्ट वाला क्या बॉन्ड पेयर है, और जो बचा है द इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज अ लोन पेयर। जो बॉन्ड बनाने की प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं लेता है तो उसको हम लोग बॉन्ड लोन पेयर बोलते हैं। अब देखिए, जब लोन पेयर किसी भी एटम के ऊपर बढ़ेगा, देखो हर एक की अपनी एक नेचुरल ये होती है, कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को रखने की। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर हो सकता है, एक से ज़्यादा आएगा ना तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जब आप अमोनिया गैस लिखते हो ना, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर रहता है। जब सर लोन आप पेयर का वापस डेफिनेशन बताओ। लोन पेयर का डेफिनेशन। उसका डेफिनेशन यही है, द इलेक्ट्रॉन विच इज़ लेफ्ट अनयूज्ड ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। जब दो लोगों के बीच में बॉन्ड बन रहा था तो जो इलेक्ट्रॉन था वो इन्वॉल्वमेंट नहीं लिया, तो वो एज इट इज़ बचा रहता है, उसी को लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर है 11th में, उसी में पढ़ोगे, तो थोड़ा सा दिमाग में रखिए लोन पेयर क्या होता है। ये अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि आप किसी भी एटम में देखते हो ना, जैसे H2SO4 मैंने लिखा। अब H2SO4 जब बनेगा तो यहाँ पे जो है 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट 2 लोन पेयर आना ही है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब वाटर बना दिया, ये बना दिया। जैसे एक और एग्जांपल दे लेता हूँ, CH4 है। अब मीथेन के पास कोई लोन पेयर नहीं आता है, मीथेन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। इसके पास कितना बॉन्ड पेयर है? 4 बॉन्ड पेयर।
4 बॉन्ड पेयर। तो ये लोन पेयर कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस में नहीं हुआ है, वो तस ऐसे का वैसे रह जाता है। तो जब आप इसको डिस्कस कर रहे हो, जैसे मान लीजिए ये आपके पास दिया गया है, ये एक एग्जाम्पल है। तो अभी ऑक्सीजन क्या है ना, वो भाई डबल 2 लोन पेयर लेकर आ चुका है, वो रिच है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, ये इधर गया, ये इधर गया और ये इधर गया, तो हमको नया स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो इसमें जो था इलेक्ट्रॉन धक्का मारने का शुरुआत किसने किया? लोन पेयर ने किया। तो व्हाट इज अ लोन पेयर? लोन पेयर इज द अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने के सिलसिले में जाता है तो 2 लोन पेयर को यूटिलाइज नहीं कर पाता, उसी को हम लोग बोलते थे लोन पेयर। आगे बढ़ेगा, मतलब जैसे कि क्या होता है, आप दुकान पे गए कुछ सामान खरीदने के लिए, अब लोन पेयर मतलब डिसाइडेड है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। नाइट्रोजन की कैपेसिटी 1 है, हाइड्रोजन की कैपेसिटी 3 है, 3 लोन पेयर रखने की, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये लोग 3 लोन पेयर रखते हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो मैंने इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस किया, रेजोनेंस डिस्कस किया है। मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन समझाने से पहले रेजोनेंस इसलिए समझाया क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर भी वही प्रॉब्लम आ रही है जो प्रॉब्लम रेजोनेंस में आ रही थी। अब रेजोनेंस में क्या प्रॉब्लम आ रहा था बताओ, तो मुझे बताएगा, इलेक्ट्रॉन मुझे कोई समझाएगा? अलग अलग डायरेक्शन में घूमते हैं। नहीं, ये तो रेजोनेंस में होता क्या है ये बता रहे हो। रेजोनेंस पिक्चर में क्यों आया, रेजोनेंस की क्या जरूरत थी, तो मुझे बताएगा, बोलिए। मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था, बताओ कोई, तो मुझे बताओ। मैंने, तब एक मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों से। हाँ तो सही बच जा रहे हो तुम, फिर क्या होता है? उसके बीच में का डिस्टेंस मतलब पता करने के लिए, बॉन्ड पता करने के लिए। ओके, लोगों ने ऐसा देखा कि जो कार्बन कार्बन सिंगल होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है, उसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है वो सबको मालूम है। सिंगल बॉन्ड का 154 होता है, डबल का 134 होता है, ट्रिपल का 121 होता है। तो जब बेंजीन का बात आया तो बेंजीन के अंदर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों है, तो मेरे को दोनों मिलना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, उसमें ना तो सिंगल आता है ना तो डबल आता है, उसमें नया ही बॉन्ड लेंथ आ जाता है। तो लोगों ने बोला ये हो क्यों रहा है, तो वो समझाने के लिए लोगों ने बोला ये जिस प्रोसेस की वजह से हो रहा है उसे हम कहते हैं रेजोनेंस। बात समझ में आ रही है? Yes. तो रेजोनेंस क्यों पिक्चर में आया, वो एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाया वो मेरे को बोलने का था। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में भी ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो अभी रेजोनेंस के बारे में भी थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। मैं बहुत ही स्लो जा रहा हूँ, उसके पीछे आपको आसानी से एब्जॉर्ब हो चीज़ें एंड कोई डिफ़िकल्टी ना आए। ठीक है, इसके लिए हम लोग 2 से 3 कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी मैं इसके ऊपर 5 कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, एमसीक्यू टाइप में रहेगा या फिर वन स्टेटमेंट रहेगा, तो कोशिश करना आप लोग सॉल्व करने की। कोई डाउट रहेगा तो उसको पूछ लेने का। इसके पहले का कुछ डाउट आया रहेगा तो मुझको बोलना। प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो आपको मिला रहेगा 5, किसी को कोई डाउट है तो उसमें से बोलिए आप लोग। सब आ गया सॉल्व करके? ठीक है, कोई आवाज़ नहीं कर रहा है कुछ। हाँ, तो अभी जो है मेरे को रेजोनेंस के टाइप्स पढ़ाने हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाना है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ाना है। तो कमिंग सेशन में मेरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय। सर सर बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय।